बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपने कार्य में रुचि ले रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाला अपना अध्याय, हमारे अध्याय का नाम है जीजी। तो बच्चों, जीवन सुख दुख का खेल है। प्रायः दुख आने पर लोग धैर्य खो देते हैं, पर कुछ लोग दुख का सामना डटकर किस प्रकार करते हैं, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। तो आइए कहानी को आरंभ करें। तो बच्चों, बैसाख की चिलचिलाती धूप दोपहरी बलने लगी, पर धरती तो मानो अंगारे उगल रही थी, अर्थात भीषण गर्मी पड़ रही थी। मैं एक छोटे से कस्बे के बस अड्डे यानी कि स्टैंड पर बाहर जाने वाली बस की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा अर्थात इंतजार, यानी कि मैं इंतजार में खड़ी हो गई बस की। नई नई नौकरी लगी थी, बस के आने जाने का समय भी ज्ञात नहीं था, यानी कि बस किस समय आती जाती है ये भी ढंग से नहीं पता था। कहने को तो यहाँ आने जाने वालों के लिए प्रतीक्षालय बना हुआ था, जो लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वहां खड़े होकर बस की प्रतीक्षा करना किसी सजा से कम नहीं था। पंचायत ने तीन चार पट्टियां लगवाकर बैठने के लिए बेंच लगवा रखी थी, जो पत्थरों के सहारे टिकी हुई थी। बहन जी, इधर बैठ जाइए, एक महिला की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। प्रतीक्षालय में बनी एक बेंच पर बैठी महिला मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। उसने हाथ से इशारा करते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? बस के आने में अभी आधे घंटे की देर है, आओ यहाँ बैठ जाओ। वह अपने पास बेंच पर जगह बनाने लगी। मैंने हे दृष्टि से, यानी कि बहुत खराब सी दृष्टि से देखा। कितना गंदा था प्रतीक्षालय। पत्थर की पट्टियों से बनी बेंचें, उन पर आड़े तिरछे बैठे लोग, गोबर पान गुटके के पीक से सना आंगन, चिलम से उठता धुआं, अजीब सी बदबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। ऐसे में चाहती थी कि वह फिर आग्रह के स्वर में बोल उठे, आ जाओ। मुझे बड़ी अजीब सी लगी वह। सांवला रंग, अदब के छितराए से बाल, बालों में करीब 8 क्लिप लगे थे। चिपकाकर सवारे गए बालों के मध्य सुर्ख लाल रंग के सिंदूर से भरी माँ, छोटे से ललाट आती माथा, ललाट पर बड़ी सी बिंदी, होंठों पर बेहरतीब यानी कि अजीब सी लगाई गई रंग की साड़ी में लिपटी बैठी थी। नहीं चाहते हुए भी मेरे पांव उस तरफ बढ़ गए। उसकी आंखों में सफलता की चमक जाग उठी। मैं सिमटकर उस जगह बैठ गई जो उसने मेरे लिए बनाई थी। उसके चहकने का अंदाज ही अनोखा था। वह मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, कहाँ से आई हैं आप? पहले कभी नहीं देखा इधर, मैंने उखड़े स्वर में कहा। रूपवास में अध्यापिका के पद पर लगी हूँ, कल छुट्टी है सो अपने घर जा रही हूँ। वह अपना पूरा मुंह खोलकर हंसते हुए बोली, तो आपको शहर की बस पकड़नी है? अभी आने वाली है। तभी दूर से बस आती दिखाई दी। छत पर बैठी सवारियां देखकर मेरे मुंह से बरबस निकल गया, यानी कि अचानक से निकल गया। बाप रे! वह समझ गई, तुरंत बोली, आप घबराएं मत, जगह मिल जाएगी। दूसरी तरफ मुंह करके अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अरे मगन, इधर आ, बहन जी के लिए बस में जगह रोक। चाय के ठेले पर बेकार सा खड़ा मगन आदेश पाते ही बोला, अच्छा जीजी। मैं दंग रह गई। ऐसा विकृत शरीर, पीठ पर कुबड़ निकली हुई, कागज भरी छोटी छोटी आंखें, टेढ़े मेढ़े पांव, सूखे से हाथ, पास रखी बैसाखी, विकलांग शरीर, विकलांग यानी कि अधूरा शरीर जो खराब हो चुका है, की साक्षी थी। ऐसे व्यक्तित्व का कितना प्रभाव! बस आई, मगन झपट कर चढ़ा और सीट रोक ली। जीजी बोली, लो आपके लिए सीट रोक ली, अब आराम से बैठ सकोगी। यहाँ से शहर आने वाली बस इसी तरह ठसाठस भरी हुई होती है। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और बस में चढ़ गई। सीट पर बैठ के मैंने बाहर देखा। अचानक एक गाय कहीं से भागी भागी आई। बस स्टैंड पर एक बालक उसकी चपेट में आ गया। वह भी गिर पड़ा। उसे गिरता देख जीजी चिल्लाई, दौड़ो दौड़ो, उसे उठाओ, यहाँ लाओ। कुछ लोग दौड़े और बालक को उठाकर जीजी के पास लाए। उसके सिर में लगी चोट से खून बहने लगा। जीजी ने अपने झोले से साफ कपड़ा निकाला, पट्टी फाड़ी और उसके सिर पर बांध दी। मैंने मानस पटल पर, यानी कि मेरे मनुष्य के मन पर जीजी छा गई। बार बार उसका चेहरा जो सबसे पृथक यानी कि अलग अपनी पहचान बनाए हुए था, आंखों में उतर आया। बस अपनी गति से मैं बस दौड़ी जा रही थी। मैं अपने विचारों में गहरे उतरी चली गई। कितना सहज है दीदी, प्रतीक्षालय की रौनक। वहां जो भी यात्री, राहगीर यानी कि यात्री बैठे बतिया रहे थे, उन सबसे बुलंद आवाज में बात करते उसे पाया। आधिकारिक स्थिति लगी उसकी। मैं हृदय से उसकी कृतज्ञ हुई। बड़ी अच्छी भली महिला प्रतीत हुई। मन के कोने से आवाज आई, पहले तो तूने उसे हे दृष्टि से देखा था। नहीं नहीं, वह मेरा अभिमान था, मेरी भूल थी।
बस के ब्रेक लगे तो तंद्रा भंग हुई। अचानक से मेरी वो नींद सी हट गई। बाह्य सौंदर्य से व्यक्ति के अच्छे बुरे का आलंकन उचित नहीं है। अर्थात मैं समझ गई कि किसी के व्यक्तित्व को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर ही उसके अच्छे बुरे का ध्यान नहीं लगाया जा सकता। वास्तविक सौंदर्य मन का है। अर्थात अगर सौंदर्य खोजना ही है तो मन में ढूंढिए। कितना अच्छा मन है उस महिला का। मेरा मन उससे पुनः भेंट हेतु व्यक्त हो उठा। अर्थात मेरा मन मचल उठा कि मैं दोबारा उनसे मुलाकात करूं। अगले सप्ताह जब मैं बस स्टैंड पर पहुंची तो मैंने देखा वह किसी महिला का हाथ देखने में व्यस्त है। मैंने नमस्ते की और उसने उसी तरह मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। आज वो मेरी परिचित थी, यानी कि मेरी जान पहचान वाली बन गई थी। मैं स्वतः ही उसके पास जा बैठी। हाथ देखने के बाद वह मेरी तरफ मुड़ी। मैं तुरंत पूछ बैठी, क्या आप ज्योतिषित विद्या जानती हैं? वह कुछ झिझक कर बोली, हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ। क्या पढ़कर सीखी है? नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे पिताजी जानते हैं, उन्हीं से सीखती हूँ। आपका घर कहाँ है? कौन कौन है घर में? मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। जिज्ञासा यानी कि मेरी बेचैनी को मैं रोक नहीं पाई। यह सहज भाव से बताने लगी, मैं कानपुर के पास एक गांव की हूँ। मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वाटी गांव में रहती हूँ। मैंने पूछा, आपके पति? वह निसंकोच बोल उठी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। आप देख रही हैं मेरा शरीर, 7 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है। पसलियों में पानी भर गया था, अब 8वां ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर ने कहा है रीढ़ की हड्डी में पानी हो गया है, उसे निकालेंगे। मैं आश्चर्य से उसे देखती रही। वह बताती रही, मेरे असहाय होने से उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। रोज सवेरे घर का काम करके अपना खाना लेकर यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। अपना स्टैंड के लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये मोहन चाय वाला, चूड़ी वाली सोहनी काकी, छगना फल वाला, रामा फेरी वाला, सभी का मुझे स्नेह मिलता है। मेरा छोटा बड़ा काम ये लोग कर देते हैं। वो देखो, हाथ रिक्शा मुझे समाज सेवकों ने भेंट दिया है, बस इसी से आती जाती हूँ। आपकी आय क्या है? घर का खर्च कैसे चलता है? मैंने पूछा। वे बोली, थोड़ा बहुत ज्योतिषित विद्या से मिल जाता है और फिर मेरी आवश्यकता है ही कितनी, पेट भर लेते हैं। इलाज तो सेवा समिति करवा रही है। कहते हुए उसकी आंखों में चमक उभर आई। मेरा मन भीतर ही भीतर रोने लगा। कितनी दुखी है ये, पर उसकी जिजीविषा के सामने मैं नतमस्तक हो गई। अर्थात मेरा सर जो है वो सम्मान में झुका जा रहा था। वह बोली, आज मैं जल्दी घर जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है। आपकी बस तो आई नहीं। उसने मगन को पुकारा। मगन तुरंत दौड़ा चला आया। उसे कहा, बहन जी को उस बस में सीट पर बिठा देना। कहते हुए वे बेंच का सहारा लेकर खड़ी हुई, पास रखी बैसाखी उठाई और आवाज दी, रामा इधर आ, मुझे रिक्शे में बिठा दे। रामा अपना ठेला छोड़ दौड़ा चला आया। जीजी ने उसका कंधा पकड़ा। रामा ने उसका टिफिन उठाया और रिक्शे में बिठाया। मैं अल्पक नेत्रों से देखती रही। रिक्शे में बैठी जीजी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, मानो मुझसे विदा ले रही हो। मैं दूर तक जाता हूँ उसका रिक्शा देखती रही। हर सप्ताह आते जाते मेरी निगाह जीजी को ढूंढने लगी, पर वह दिखाई नहीं दी। एक बार बस की प्रतीक्षा में मैं खड़ी थी। जीजी के बारे में जानने की अत्यधिक उत्सुकता को मैं रोक नहीं पाई। सीधे मगन चाय वाले के पास जाकर पूछ लिया, जीजी कई दिनों से दिखाई नहीं दी, कहाँ है? वह आश्चर्य से बोला, क्या आपको पता नहीं है? सहज आंखों से वह कहने लगा, जीजी का ऑपरेशन हुआ, वही ठीक नहीं हुआ। उसके बूढ़े पिताजी उसे अपने पैतृक गांव ले गए। हम सब ने जीप का इंतजाम कर दिया था। पिछले सप्ताह पता लगा कि जीजी उसका गला भर आया। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। गले में मानो कुछ अटक गया हो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आंसू लुढ़क आए गालों पर। निगाहें उस बेंच पर जा पड़ी। ऐसा लगा वहां बैठी जीजी हंसते हुए उंगली से मना कर रही है कि रोना नहीं। मैं अंत तक हारी नहीं हूँ बहन जी। तो बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ये मन को झंझोड़ देने वाला कहानी है, जो करुणा से भरी है, दया से भरी है, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व को दर्शाती है जिसने अपने जीवन से कभी हार नहीं मानी। आइए लेखिका का परिचय ले लें। तो बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी भक्त हृदय परम विदुषी तथा सामान्य कवित्री थी। इनके नाना भी ब्रजभाषा में कविता करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, संध्य गीत आदि इनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं।
भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। इनका देहावसान सन 1987 में ईस्वी में हुआ। आइए अब इस पाठ के बाद अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहले मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखिका के लिए क्या सजा से कम नहीं था? लेखिका के लिए उस प्रतीक्षालय में बैठना सजा से कम नहीं था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। आगे लिखित अभिव्यक्ति के प्रश्न आ रहे हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला है इसमें, प्रतीक्षालय था कैसा? खाली, टूटा हुआ, बहुत भरा हुआ, पानी से भरा। तो बहुत भरा हुआ था, बी वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए। ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नई नई डैश लगी थी, नई नई नौकरी लगी थी। बाकी के रिक्त स्थान बच्चों इसी प्रकार स्वयं पूर्ण करेंगे आप। ग, किसने कहा आपको कहाँ जाना है? जीजी ने लेखिका से कहा। इसी प्रकार बाकी के यहाँ पर भी रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। घ, यहाँ पर पाठांश दिया गया, अर्थात पाठ का एक अंश दिया गया है। इस अंश को आपने 4-5 बार कम से कम ध्यान से पढ़ना है और इसी पर आधारित 4 प्रश्न आपके सामने हैं जो आपको इसी पाठांश के अंदर मिलेंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ड, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, जीजी ने लेखिका से क्या पूछा? जीजी ने लेखिका से पूछा कि आप यहाँ पर नई नई आई हैं क्या? पहले तो आपको नहीं देखा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। कल्पना की उड़ान का प्रश्न आ रहा है बच्चों। कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना क्यों आवश्यक है? देखिए, कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य रखने बेहद आवश्यक है, तभी आप उस कठिनाई का बड़ी सफलता से सामना कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आगे आते हैं भाषा की बात। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नेत्र का नयन और आंख। बाकी के पर्यायवाची शब्द स्वयं लिखेंगे। सुमेल कीजिए। विकल है अंग जिसके, उसे विकलांग कहा जाता है। तो डी वाला विकल्प सही है, इसके साथ मिलाएंगे इसको और बाकी के सुमेल स्वयं कीजिए। गौ, वाक्य शुद्ध करके पुनः लिखिए। हमें हर हाल में संतोष रखनी चाहिए। हमें हर हाल में संतोष रखना चाहिए और बाकी के वाक्यों को स्वयं शुद्ध कीजिएगा। अगला घ प्रश्न है। विशेषण 4 प्रकार होते हैं, इसमें विशेषण के बारे में बताया गया है जिनकी जानकारी आपको होगी। प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। केवल 10 छात्र कक्षा में उत्तीर्ण हुए। 10 क्या है? संख्या है, तो ये संख्यावाची विशेषण है। इसी प्रकार बाकी के विशेषण के भेद आप स्वयं बताएंगे। ड में क्या करना है आपको? संधि विच्छेद करना है, ठीक है। जैसे सत्याग्रह, सत्य जमा आग्रह, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के संधि विच्छेद स्वयं करिए। विषय संवर्धक गतिविधि, अब इसमें क्या करना है आपको? किसी अन्य विकलांग आत्मविश्वासी व्यक्ति की जीवन पढ़िए। कैसे? जैसे कि कवि सूरदास, वो भी अंधे थे। मिल्टन कवि, रूजवेल्ट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आदि, इनके बारे में भी जीवनी पढ़ी और देखिए इन्होंने किस उत्साह के साथ, लगन के साथ अपनी इस विकलांगता को नकारते हुए आगे बढ़े हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों में राजा जनक के गुरु अष्टावक्र का वृत्तांत है, उसे पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। अगला प्रश्न, क्या जीवन के संकट के समय में आप निराशा से भरते हैं? यदि हाँ तो उसे दूर कीजिए। इसमें आपके सहायक सिद्ध हो सकते हैं आपके सच्चे मित्र, प्रेरणादायक चरित्र, आपके अध्यापक, आपका सद्व्यवहार। तो ये सब लोग आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, इसीलिए जीवन में अच्छे मित्रों की संख्या बढ़ाइए। अपने गुरुजनों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए और उनसे और ज्ञान अर्जित कीजिए। आपके प्रेरणादायक यानी कि आपको जिंदगी में जो प्रेरणा देने वाले चरित्र हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और सबसे ज़्यादा आपको निराशा से दूर करेगा आपका अपना व्यवहार। अर्थात इंसान जितने अपना व्यवहार से अपने को जीत सकता है उतना किसी से नहीं। तो अपने व्यवहार को संयम बनाए रखें और देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनसे आप शिक्षा लीजिए कि जिन्होंने अपने जीवन में कठोर निराशा, घोर निराशा होते हुए भी संघर्ष का मार्ग नहीं छोड़ा। तो ऐसी विभूतियों से प्रेरणा लीजिए और आप भी संघर्ष के साथ आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाइए। तो इसी के साथ बच्चों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।